दिव्यांश नाश्ता बनाकर कमरे में अवनी के पास आया और बोला, जल्दी से नाश्ता कर लो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। अवनी ने घुटनों से अपना सिर उठाया और कहा, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। दिव्यांश ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ अवनी? स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे बस थोड़ा अजीब सा लग रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आज मैं घर पर ही रहूंगी। अवनी ने बेचैनी से जवाब दिया। उसका चेहरा उदास था। अवनी, मुझे परेशान मत करो। साफ साफ बताओ, तुम्हें क्या तकलीफ है? कहीं दर्द हो रहा है क्या? दिव्यांश ने पूछा। हाँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। ठीक है, पहले जल्दी से नाश्ता करो, फिर मैं तुम्हें पेनकिलर दे देता हूँ। जब अवनी बिस्तर से उठकर हाथ मुंह धोने गई तो दिव्यांश ने बिस्तर पर खून के लाल धब्बे देखे। वो फौरन समझ गया कि अवनी को क्या हुआ है। जब अवनी मुंह हाथ धोकर लौटी तो दिव्यांश ने उसे प्यार से समझाया, तुम्हें पीरियड्स शुरू हो गए हैं। ये हर लड़की को होते हैं। तुम्हें सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने चाहिए। उसकी बात सुनकर अवनी ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। धूल उड़ाती हुई 4 गाड़ियां अचानक एक झटके में गांव की पंचायत के सूखे मैदान में आकर रुकीं। पूरा गांव हैरान था। वे सब गांव के अहम फैसले का इंतजार कर रहे थे, जिसने पिछले हफ्ते पूरे इलाके में डर पैदा कर दिया था। जयप्रताप ठाकुर के दूसरे नंबर के बेटे अर्णव ठाकुर का मर्डर हो गया था और वो बदला लेने के लिए तैयार थे। गाड़ियों के दरवाजे खुले और जयप्रताप ठाकुर अपने दोनों बेटों के साथ गंभीरता से चलते हुए पास के पेड़ की छांव में रखी कुर्सियों पर बैठ गए। सारे लोग हैरानी से उन्हें देखने लगे। पंचायत के सबसे बुजुर्ग आदमी अपनी जगह से उठे। उनका तजुर्बा बहुत ज्यादा था। उन्होंने हाथ के इशारे से कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। जयप्रताप ठाकुर तुरंत खड़े हो गए और सामने बैठे विरंजन चौधरी की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखा। तुम्हारे बेटे ने हमारे बेटे को जान से मार दिया है। अब अपने बेटे को हमारे सामने लाओ। हम तो खून का बदला खून से ही लेंगे। यह सुनकर विरंजन चौधरी कांप उठा। उन्होंने अफसोस से सिर हिलाकर इनकार कर दिया और अपनी लंबी मूंछों पर हाथ फेरते हुए आगे बढ़े और जयप्रताप ठाकुर की आंखों में आंखें डालकर देखा। मेरे बेटे ने मर्डर नहीं किया है। जयप्रताप ठाकुर ने गुस्से में आगे बढ़कर उनका कॉलर पकड़ लिया। तभी दोनों तरफ के हथियारबंद गार्डों ने एक दूसरे पर बंदूकें तान दी। तभी पंचायत के बुजुर्ग अपनी जगह से खड़े हुए और उन दोनों के बीच आकर मामला शांत करवाया। ये पंचायत इसलिए नहीं बुलाई गई है कि आप लोग अपनी दुश्मनी को इस तरह सबके सामने दिखाएं। ये सुनते ही दोनों एक दूसरे से अलग हुए और वापस अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। बुजुर्ग ने फैसला सुनाया। पंचायत के अनुसार सारे सबूत विरंजन चौधरी तुम्हारे बेटे के खिलाफ जा रहे हैं। हमारे पास 2 चश्मदीद गवाह भी हैं और उनकी गवाही के मुताबिक तुम्हारा बेटा ही कातिल है। विरंजन चौधरी ने खाली नजरों से अपने बगल में बैठे अपने 20 साल के बेटे को देखा, जो जयप्रताप ठाकुर के दूसरे बेटे अर्णव ठाकुर का जिगरी दोस्त था। वे दोनों अक्सर एक साथ शिकार पर जाया करते थे। मगर वापस लौटते समय न जाने क्या हुआ कि विरंजन चौधरी का बेटा अनय चौधरी तो सुरक्षित घर आ गया, लेकिन जयप्रताप ठाकुर का बेटा वापस नहीं आ सका। उसकी लाश तक नहीं मिली थी। फिर खोजी कुत्तों की मदद से लाश ढूंढकर बरामद की गई और जब ब्लड सैंपल लैबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजे गए तो ये बात साबित हो गई कि विरंजन चौधरी के बेटे ने ही उसे मारकर दफना दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम दोनों तो दोस्त थे। तुम बताओ बेटा, वो तुम्हारा दोस्त था, तुम उसे नहीं मार सकते। ये किसी की साजिश है। विरंजन चौधरी चिल्लाए तो उनके बगल में खड़ा उनका 20 साल का बेटा अनय चौधरी ने अपनी नजरें झुका लीं। मुझसे गलती से हो गया था। मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन ये हो गया। और ये बात सच है। ये सुनते ही सबको गहरा सदमा लगा। जयप्रताप ठाकुर ने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और विरंजन चौधरी के बेटे अनय चौधरी पर निशाना साधा। खबरदार, मेरे बेटे को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उसने मान लिया है न कि उससे गलती हुई है। विरंजन चौधरी का बस नहीं चल रहा था कि वो जयप्रताप ठाकुर को वहां से हटा दे। खून का बदला खून है और हत्या का बदला हत्या ही होता है। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। अब तो सब कुछ तुम्हारे सामने है, उसके बावजूद तुम अपने बेटे को बचा रहे हो। जयप्रताप ठाकुर की आंखों में जबरदस्त गुस्सा था। उनके दाएं और बाएं बैठे उनके दोनों बेटे भी उनका साथ देते हुए सिर हिला रहे थे और विरंजन चौधरी को खौफनाक नजरों से घूर रहे थे। ये फैसला आज ही होना चाहिए। हमें खून का बदला खून से ही चाहिए। हम इसके अलावा और कुछ नहीं मानेंगे। जयप्रताप ठाकुर के बड़े बेटे रुद्रांश ठाकुर ने भी अपने बाप का समर्थन किया। वे गांव की आधी जमीन के मालिक थे और बाकी आधी जमीन विरंजन चौधरी के पास थी। ये दोनों परिवार पहले एक दूसरे के साथ बहुत प्यार और दोस्ती से रहते थे और उनमें कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन आज वो एक दूसरे से उलझे हुए थे। एक दूसरे पर खून का इल्जाम लगाते हुए आमने सामने खड़े थे, खून के प्यासे लग रहे थे। जयप्रताप ठाकुर, यह फैसला पंचायत को करने दीजिए। और पंचायत ने सभी सबूतों को ध्यान में रखते हुए और विरंजन चौधरी के बेटे के बयान को देखते हुए यह फैसला किया है कि विरंजन चौधरी की बेटी को अपने भाई को बचाने के लिए जुर्माने के तौर पर उसकी शादी जयप्रताप ठाकुर के बेटे से करा दी जाएगी। वो दुश्मनी खत्म करने के लिए उस लड़की की शादी करवा रहे थे।
ये सुनकर जयप्रताप ठाकुर के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी और विरंजन चौधरी की हालत तो ऐसी हो गई थी जैसे उसके वजूद में जान ही न बची हो। सबकी नजरें अपने भाई के पास खड़ी उस 8 साल की बच्ची पर पड़ी, जो इस मुश्किल समय में अपने भाई का हाथ पकड़े हुए उसे हिम्मत दे रही थी। उसे खुद नहीं पता था कि उसे बलि का बकरा बनाया जाने वाला है। नहीं, ये नहीं हो सकता, वह सिर्फ 8 साल की है। उसकी शादी कैसे हो सकती है? विरंजन चौधरी चिल्लाया। यह सुनकर पंचायत के बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तो ठीक है, फिर अपने बेटे या बेटी दोनों में से किसी एक को चुन लो। बेटे को बचाना चाहते हो तो बेटी को कुर्बान करो, और अगर बेटी को बचाना चाहते हो तो बेटे को बदले में मर जाने दो। ये सुनकर विरंजन चौधरी का पूरा वजूद कांपने लगा। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। जयप्रताप ठाकुर यही चाहते थे कि वो अपनी आंखों से उसकी हार देख सके, और वो इसमें सफल हो गए थे। जयप्रताप ठाकुर के तीसरे बेटे दिव्यांश ठाकुर ने ये सब सुना। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, भाई तो चला गया, वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन ये सारा नाटक करने की क्या जरूरत है? उसने आगे बढ़कर जयप्रताप ठाकुर के कान में धीरे से कहा। तो उन्होंने उसे ऐसी नजरों से देखा जो उसे जमीन में गाड़ने के लिए काफी थीं। तुम्हारा तो खून ही ठंडा हो गया है, दिव्यांश ठाकुर। अगर तुम्हें जरा भी अपने भाई से हमदर्दी होती और प्यार होता तो तुम इस मामले को पंचायत में आने से पहले ही खत्म कर देते और विरंजन चौधरी के बेटे को मार देते। यह सुनकर दिव्यांश एकदम खामोश हो गया और सामने की तरफ देखने लगा। बताओ विरंजन चौधरी, क्या तुम्हें ये फैसला मंजूर है? पंचायत के सभी बुजुर्गों ने विरंजन चौधरी पर दबाव डालना शुरू कर दिया। विरंजन चौधरी ने हैरत से अपनी बेटी को देखा, जो नासमझी से उनकी बातें तो सुन रही थी पर समझने की कोशिश में बहुत परेशान दिख रही थी। भाई, ये सब क्या कह रहे हैं? अनय चौधरी ने अपनी मासूम छोटी बहन से ये सुना तो उसका दिल टूट सा गया, लेकिन उसने उम्मीद भरी नजरों से अपने पापा को देखा। पापा, आपका क्या फैसला है? तभी विरंजन चौधरी अपनी जगह से उठे, अपने हाथ झाड़े और आगे बढ़कर अपनी इकलौती बेटी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। जब तक बेटियां हैं तब तक तुम लोगों की जान बचती रहेगी, ये कहकर उन्होंने उस बच्ची का हाथ पकड़ा जिसका नाम अवनी था। पापा, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अवनी की बात सुनकर विरंजन चौधरी का दिल फट गया। बेटा, तुम्हें अब उन अंकल के साथ रहना है, ये बहुत अच्छे हैं, तुम्हें खुश रखेंगे। आखिरी बात कहते हुए विरंजन चौधरी की आवाज कांप गई और उन्होंने आगे बढ़कर अपनी बेटी का हाथ वहां खड़े बुजुर्ग के हाथ में दे दिया। जयप्रताप ठाकुर, क्या आपको अपने बेटे के मर्डर के बदले में विरंजन चौधरी की बेटी जुर्माने के तौर पर कबूल है? जयप्रताप ठाकुर ने अपने दोनों बेटों की तरफ देखा तो रुद्रांश ठाकुर ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन दिव्यांश ठाकुर अपनी जगह पर उछल पड़ा। पापा, ये जुल्म है, वो सिर्फ 8 साल की है, वो बच्ची है। आप भला उसकी शादी किससे करेंगे? किसी अनहोनी के डर से वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया और दबे दबे गुस्से से अपने पापा से पूछने लगा। जब जयप्रताप ठाकुर की आंखें दिव्यांश ठाकुर की आंखों से मिली तो दिव्यांश ने तुरंत नजरें हटा लीं। दिव्यांश को चुप कराने के लिए उनकी आंखें ही काफी थीं। मुझे ये फैसला मंजूर है। जयप्रताप ठाकुर ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए सामने खड़े विरंजन चौधरी की तरफ देखा, जो दुख से झुक रहा था, लेकिन बेटे और बेटी में से बेटे को चुनकर बेटी की कुर्बानी के लिए तैयार हो गया था। पंडित को बुलाया जाए। जयप्रताप ठाकुर की आवाज सुनकर दिव्यांश ठाकुर के पैरों तले जमीन खिसक गई। पापा, पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? वो बच्ची है, उसकी शादी कैसे हो सकती है? अभी वह शादी लायक। इससे पहले कि वो कुछ कहता, जयप्रताप ठाकुर की जगह रुद्रांश ठाकुर ने आगे बढ़कर उसे चुप रहने का इशारा किया। पापा का हुक्म तुम्हारे लिए सबसे ऊपर होना चाहिए, तुम उनके खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हो? वो 18 से 20 साल का नौजवान दिव्यांश, जिसे गांव की पुरानी रस्मों से सख्त नफरत थी, वो अब उसी रस्म का हिस्सा बनने जा रहा था। क्या? यह एक बहुत बड़ा सवाल था। गांव के लोगों ने नम आंखों से ये दर्दनाक नजारा देखा था। उस वक्त तो अवनी अपने साथ लाई हुई गुड़िया से खेलने में बिजी थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लिया जा चुका है और उसकी जिंदगी एक पल में बदलने वाली है। विरंजन चौधरी, तुम अब जा सकते हो। विरंजन चौधरी की आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगा। उन्होंने आखिरी बार अपनी जान से प्यारी बेटी अवनी की तरफ देखा और फिर तेजी से अपनी गाड़ी में बैठकर धूल उड़ाते हुए वहां से निकल गए। अवनी, जो अपनी गुड़िया से खेलने में बिजी थी, जब उसने अपने पापा की गाड़ी को जाते देखा तो वो तुरंत कुर्सी से उठी और भागने लगी। तभी वहां खड़ी नौकरानी ने उसे दुपट्टे से खींचकर वापस रोका, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ी। वो जोर जोर से रोने लगी और उसका घुटना छिल गया था। दिव्यांश ठाकुर फौरन आगे बढ़ा, उसे कंधों से पकड़ा और कुर्सी पर बिठाया। उसने उसके कपड़े झाड़े और सिर से फिसलते दुपट्टे को ठीक से उसके सिर पर रखा। रोते नहीं है गुड़िया, तुम्हारे पापा भी वापस आ जाएंगे। ये झूठ बोलते हुए दिव्यांश को अच्छी तरह पता था कि वो बच्ची बहल जाएगी, क्योंकि वो तो छोटी बच्ची ही थी जो बहलाने से मान जाती है। जयप्रताप ठाकुर ने ये नजारा देखा और मुस्कुरा दिए। शादी की रस्में शुरू की जाए। फिर उन्होंने इशारे से अपने बेटे दिव्यांश ठाकुर को अपने पास बुलाया। तुम्हारी शादी इस 8 साल की बच्ची से कर रहा हूँ। ये खबर नहीं थी, बल्कि एक बम था जिसने दिव्यांश ठाकुर को हिलाकर रख दिया था। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको अंदाजा भी है? मैं 20 साल का हूँ और वो 8 साल की है। हम दोनों में कितना बड़ा फर्क है?
भगवान के लिए ऐसा मत करिए। वह छोटी बच्ची है, वो कहाँ इन जिम्मेदारियों को संभाल पाएगी। उसे तो यह भी नहीं पता कि उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई है। दिव्यांश ठाकुर को न जाने क्यों उस 6 साल की बच्ची पर बहुत दया आ रही थी और गांव की रस्मों से वो इसीलिए नफरत करता था। बस, मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं इस बच्ची को वापस भेजकर विरंजन चौधरी को ये मैसेज नहीं देना चाहता कि मैं कमजोर हूँ। समझे तुम? अगर तुमने इससे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारा वीजा फाड़ दूंगा और तुम्हारा पासपोर्ट जला दूंगा। दिव्यांश ने खाली खाली नजरों से उन्हें देखा। आप मेरे सपनों की कीमत के बदले में मुझसे ये शादी करवाना चाहते हैं? उसने बोला तो उसे लगा उसकी आवाज किसी गहरी खाई से आ रही है। बिल्कुल ठीक समझा तुमने। अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। इसे अपनी बीवी बना लो। लोगों की बातों की मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे तो बस अपने बेटे अर्णव का वो हंसता खेलता चेहरा याद है जिसे उसके भाई ने मिट्टी में मिला दिया था। दिव्यांश अचानक चुप हो गया और फिर जयप्रताप ठाकुर के इशारे पर चलता हुआ पंडित जी के सामने बैठा था। वो 8 साल की बच्ची अवनी अभी भी अपने हाथ में पकड़ी कपड़े की गुड़िया से खेल रही थी। अंकल, पापा कब आएंगे? उसने पूछा तो उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया। मेरी बात सुनो गुड़िया। वो उसके पास आया। ये अंकल तुमसे जो भी पूछे तुम्हें हाँ में जवाब देना है। ये कहते हुए उसके होंठ कई बार कांपे और कई बार उसका दिल धड़का था। ठीक है, वो मुस्कुराते हुए पंडित जी की तरफ देखने लगी। कुछ ही देर में शादी की रस्में पूरी हो गईं और फिर वहां से उठकर तालियां बजाते हुए गोल गोल घूमने लगी। दिव्यांश ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी जिंदगी बदल गई थी और वो इस बात से बेखबर थी। दिव्यांश ने समाज के सामने उसे अपनी बीवी मान लिया। फिर वो एक झटके में वहां से उठा और गाड़ी की तरफ आया। उसने पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा और तेजी से गाड़ी भगाकर ले गया। पीछे अवनी के साथ क्या होगा इसकी उसे कोई परवाह नहीं थी। उसके पापा ने तो उसे जीते जी मार ही दिया था। अपने से कई साल छोटी लड़की से शादी करके उसे लग रहा था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार है। गाड़ी सड़कों पर बस दौड़ रही थी और उसका दिमाग जैसे खाली हो चुका था। दूसरी तरफ जयप्रताप ठाकुर धीरे धीरे चलकर अपनी गाड़ी में बैठे और हवेली के लिए निकल गए। उन्होंने अवनी को एक नौकरानी के हवाले किया था और उसे कहा था, इसे हवेली तक पैदल लेकर आओ, ये गाड़ी में बैठने के काबिल नहीं है। उन्होंने नफरत से कहा था। ये सुनकर नौकरानी को उस बच्ची पर थोड़ी दया आ गई। फिर वो नौकरानी कड़ी धूप में उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए पंचायत की जगह से कई किलोमीटर दूर हवेली तक ले आई। शाम के 6 बज रहे थे। वो घर के अंदर जा ही रही थी कि बड़ी ठकुराइन वसुधा की आवाज ने उसके पैर वहीं रोक दिए। हत्यारे की बहन को मैं घर के अंदर नहीं आने दूंगी। ये नौकर बनकर रहेगी। इसकी हैसियत किसी नौकरानी से कम नहीं होगी। ले जाओ इसे और काम सिखाओ। इसकी ट्रेनिंग शुरू करो। बड़ी ठकुराइन ने सख्त लहजे में आदेश दिया और अवनी पर जुल्म ढाने का हुक्म दे दिया। नौकरानी ने उसके हाथ से कपड़े की गुड़िया ली और दूर फेंक दी। उसने फर्श पर खूब सारा पानी फैलाया और उसके हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया। मुझे फर्श धोना नहीं आता। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और वो अंकल कहाँ चले गए? उसने रोते हुए चारों ओर देखा और डर के मारे पीछे हटने लगी। नौकरानी ने उसे धक्का दिया। वो फिसल कर गिर पड़ी। उसके सिर पर चोट लग गई और वो वहीं बैठकर रोने लगी। तभी नौकरानी ने उसे झाड़ू से जमीन रगड़कर फर्श धोना सिखाया। वो छोटी बच्ची दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक यही करती रही। उसके सारे कपड़े भीग गए थे। ठंड के मौसम की सर्द शाम से उसका पूरा वजूद कांप रहा था। तभी हवेली के सामने एक गाड़ी रुकी और गाड़ी से बाहर निकलते दिव्यांश ने यह दर्दनाक नजारा देखा। वो बुरी तरह भीगी हुई एक तरफ खड़ी थर थर कांप रही थी। क्या हुआ तुम्हें? वो दौड़कर उसके पास आया। उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू देखकर वो बहुत गुस्सा हो गया। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अंदर ले गया। ये क्या हाल बना दिया आपने इस बच्ची का? बड़ी ठकुराइन ने मुस्कुराकर उसे देखा। बच्ची नहीं, तुम्हारी बीवी है और अब उसकी यही सजा होगी। इसे हवेली के काम करने के लिए लाया गया है। दिव्यांश ने दुख से अपना सिर हिलाया। मुझे शर्म आती है कि मैं इस परिवार में पैदा हुआ हूँ जहाँ सब लोग जालिम बने घूमते हैं। 8 साल की बच्ची के साथ ऐसा सुलूक कौन करता है? वो चिल्लाया। उसकी आवाज दर्द की वजह से बैठ गई थी। खबरदार, ये इसी बर्ताव के लायक हैं। इसके परिवार ने मेरे बेटे को मार दिया और मैं कुछ न कहूँ। मैं इतनी नरम दिल नहीं हो सकती। बड़ी ठकुराइन ने जब दिव्यांश को डांटा तो उसने एक नज़र उन्हें देखा और फिर अवनी का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आया। उसने तुरंत नौकरानी को बुलाया और उसे वॉशरूम में भेजकर नहाने का आदेश दिया। उसने ड्राइवर से कहकर जल्दी से उसके साइज के कपड़े मंगवाए थे। वो नहाकर बाहर निकली तो उसने वजूद के चारों ओर टॉवल लपेटा हुआ था। वो मासूम सी गुड़िया उस समय दिव्यांश का पूरा ध्यान खींच रही थी। इधर आओ गुड़िया, ये कपड़े पहन लो, ये कहकर वो बाहर निकल गया। जब वो वापस आया तो अवनी कपड़े पहनकर गीले बालों के साथ उसे देख रही थी। इधर आओ, मैं तुम्हारे बाल बना देता हूँ। उसने टॉवल से उसके बाल सुखाए और फिर उसके बालों में कंघी करने लगा। 1-2 बार तो वो रो पड़ी। बाल खींचने की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तुम्हें ठंड लग रही है? दिव्यांश ने उसे ध्यान से देखते हुए पूछा तो उसने हाँ में सिर हिलाया। और भूख भी? अगला वाक्य सुनकर दिव्यांश हैरान रह गया।
उसे अंदाजा भी नहीं था कि हवेली वालों ने उसे भूखा रखा होगा। 1 मिनट, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। दिव्यांश ने अपने आंसू छुपाते हुए कमरे से बाहर कदम रखा और फिर नौकरानी से खाने के बारे में पूछा। सर, वो खाना तो खत्म हो गया, अब रात के लिए बनेगा। उसमें अभी देर है, नौकरानी ने जवाब दिया। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अभी के अभी फ्रेंच फ्राइज, सैंडविच और जो चीजें बच्चे पसंद करते हैं वो बनाकर आधे घंटे में कमरे में चाहिए। ऑर्डर देकर वो वापस कमरे में आया। अवनी कंबल ओढ़े, गीले बालों के साथ बिस्तर पर लेटते ही सो चुकी थी। उसने आगे बढ़कर उसे एक नज़र देखा। उसकी मासूमियत ने उसके दिल पर गहरा असर किया। इसके बाद अगले 2 दिनों तक वह उसे गाड़ी में बिठाकर कहीं बाहर ले जाता रहा। जयप्रताप ठाकुर और बड़ी ठकुराइन ने सख्त विरोध किया, लेकिन उसने किसी की एक बात नहीं सुनी। उसने बस इतना कहा था, जब शादी मुझसे बिना पूछे मेरी मर्जी के खिलाफ की गई है तो अब मैं जो चाहूं किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। उसके इस जवाब ने सबको चुप करा दिया। और फिर वो वक्त भी आया जब उसने अपने बैग के साथ एक छोटा बैग तैयार किया। उसमें उसने अपने खरीदे गए सारे कपड़े डाले और उसे लेकर एयरपोर्ट पहुंच गया। वो उसे अपने साथ आगे की पढ़ाई के लिए विदेश ले जा रहा था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि यहाँ उसकी बीवी की न तो इज्जत सुरक्षित है और न ही वो खुद। हवेली वालों के जुल्म देखकर उसने ये फैसला कर लिया था कि वो उसे अपने साथ विदेश में रखेगा और उसका ख्याल रखेगा। पता नहीं अवनी की आंखों में ऐसी क्या मासूमियत थी कि वो उस पर अपना दिल हार बैठा था। उसने फैसला कर लिया था कि भले ही वे आगे साथ रहें या न रहें, लेकिन जब तक वह उसकी बीवी है उसका ख्याल रखना उसका फर्ज था। फ्लाइट जब उड़ने लगी तो वो उसके सीने से चिपक गई। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे छिपा लो प्लीज, वो रो पड़ी। दिव्यांश ने उसका सिर सहलाया और उसे जूस दिया। इसे पी लो, सब ठीक हो जाएगा। हम नए घर जा रहे हैं, नया देश, समझती हो ना? वो प्यार से उसे बहलाने लगा। और फिर लंबी उड़ान के बाद वे आखिरकार लंदन पहुंच गए थे। लंदन की सर्द शामें उसके खून को जमा देने के लिए काफी थीं। दिव्यांश अवनी को लेकर अपने पापा के दोस्त के फ्लैट में आया, जो उन्होंने दिव्यांश को पढ़ाई के लिए कुछ सालों तक इस्तेमाल करने को दे दिया था। वहां जरूरत की हर चीज मौजूद थी। वाव, ये कितना अच्छा है ना? यहाँ कितनी ज्यादा ठंड है, इतने सारे स्वेटर पहनने पड़ते हैं। हीटर ऑन करते ही उसे गर्मी महसूस होने लगी, तो एक एक स्वेटर उतारते हुए उसने दिव्यांश की तरफ देखकर पूछा, मेरे पापा कब आएंगे? वो सवाल जिससे दिव्यांश कई दिनों से बच रहा था, आखिरकार उसने पूछ ही लिया था। तुम्हारे पापा? वह रुका। मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि उन्हें जरूरी काम है, फिर वह तुम्हें आकर ले जाएंगे। तब तक मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अपने दिल पर पत्थर रखकर उसने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए अवनी को यकीन दिलाया। ठीक है, वो बस इतना कहकर खिलौनों से खेलने में बिजी हो गई। वैसे तुम स्कूल जाती थी? अवनी ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, शहर के एक स्कूल में जाती थी। पापा ने मेरा वहाँ एडमिशन करवाया था। मेरे एग्जाम्स भी होने वाले थे। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए मासूमियत से उसे बताने लगी। कोई बात नहीं, मैं यहाँ तुम्हें नए स्कूल में एडमिशन दिला दूंगा। ठीक है, चलो अब आराम करो, रात काफी हो चुकी है, सुबह तुम्हारे नए स्कूल की खोज भी करनी है। प्यार से उसका चेहरा थपथपाते हुए उसने कहा, तो वो वहीं बिस्तर पर लेट गई। और जब वो सोफे पर सोने जाने लगा तो उसने उसे पुकारा, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, आप प्लीज लाइट जला दीजिए। और आप वहाँ मत सोइए, यहीं सो जाइए। पापा हमेशा मेरे साथ सोते थे, मुझे अपने कंधे पर सुलाते थे। और मम्मा, मैं मम्मा से तो अलग रह ही नहीं सकती थी। पता नहीं ये लोग अब तक क्यों नहीं आए। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। दिव्यांश का दिल एकदम से पसीज उठा। वह आगे बढ़ा और उसके आंसू पोंछे। आपको पता है, मेरी मम्मा मुझे लोरी भी सुनाती थी। यह सुनकर दिव्यांश हंस पड़ा। अच्छा, पर मुझे तो कोई लोरी नहीं आती। उसने मासूमियत से कंधे उचकाए। कोई बात नहीं, आप बस मेरे सिर को कहकर थपथपाना, मुझे अपने आप नींद आ जाएगी। वो 8 साल की बच्ची उसे जिंदगी के कैसे कैसे पाठ सिखा रही थी। वो बस उसे देखता ही रह गया। थोड़ी देर में उसने किसी पोएम को लोरी की तरह सुनाकर उसे सुला दिया और फिर उठकर चुपचाप सोफे पर लेट गया। जिंदगी उससे ये कैसा इम्तिहान ले रही थी। भगवान ने एक ऐसी लड़की की जिम्मेदारी उस पर डाल दी थी जिसे उन दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगली सुबह वो उसे प्यार से उठाने लगा। प्रिंसेस, उठ जाओ, तुम्हारे स्कूल के एडमिशन के लिए जाना है। देखो, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ते में डोनट्स बनाए हैं। वो जो सुबह जल्दी उठकर पास की बेकरी से डोनट ले आया था, उसे खुश करने के लिए झूठ बोल रहा था। वो एकदम से आंखें खोलकर उठ खड़ी हुई। डोनट्स मुझे बहुत पसंद हैं, मम्मी कभी कभी बनाया करती थी। उसकी हर बात में अपने माँ बाप का जिक्र होता था। ठीक है मेरी प्रिंसेस, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो कहकर धीरे से कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो स्कूल बैग लटकाकर बाहर निकली। वो किसी रुई की गुड़िया जैसी लग रही थी। उसके गाल एकदम लाल अनार जैसे हो रहे थे। बहुत ठंड है, वो अपने हाथों को रगड़कर कहने लगी तो दिव्यांश हंस पड़ा। वो उसे लेकर पैदल ही पास के स्कूल की तरफ निकल गया। उसने सारी जानकारी पहले ही ले ली थी। वो उसे पढ़ाना चाहता था,
उसकी आंखों में जो सपने थे वो उन्हें पूरा करना चाहता था और उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए जब वो उसे लेकर स्कूल पहुंचा तो उसका एडमिशन हो गया। और जब दिव्यांश उसे छोड़कर जाने लगा तो अजनबी गोरे और काले लोगों के बीच वो बहुत ज्यादा रो पड़ी। आप मत जाइए प्लीज, उसके बाजू पर अपना सिर रखे रोते हुए वो उसे रुकने की रिक्वेस्ट कर रही थी। मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है, बस 2 घंटे की ही तो बात है। जैसे तैसे समझाकर वो क्लास से बाहर निकला तो वो गेट के पास खड़ी होकर उसे काफी देर तक देखती रही। दिव्यांश को एकदम से अजीब सा महसूस हुआ। घर आते ही वो अपने कॉलेज के लिए निकल गया और फिर कॉलेज से आधे घंटे का ब्रेक लेकर वो उसे फ्लैट पर छोड़ आया। देखो, कोई भी आए दरवाजा नहीं खोलना, दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना, किसी को जवाब भी मत देना। खाना मैंने फ्रीजर में बनाकर रखा हुआ है, ओवन में गर्म कर लेना। मैंने तुम्हें कल रात को सिखाया था ना कि ओवन कैसे चलाते हैं। उसने हाँ में सिर हिलाया जिससे उसे तसल्ली मिली। कॉलेज में भी सारा दिन उसे अवनी का ही ख्याल आता रहा। घर आते ही उसने उसे आवाजें दी। वह रसोई में नजर आई। रोटियां बनाने की कोशिश में उसने पूरे किचन में गंदगी फैला दी थी। मैंने तुम्हें मना किया था ना, ये सब नहीं करना, तुम जल भी सकती थी। ये देखो क्या हाल कर दिया रसोई का। वो अपना सिर पकड़कर रह गया। इस पर वो झट से कमरे में गई और बिस्तर पर बैठकर रोने लगी। अब रोने से क्या होगा, मेरी बात मानती नहीं हो और जब डांटता हूँ तो रोने बैठ जाती हो। वो गुस्से में ये कहते हुए गहरी सांस भरकर रसोई साफ करने लगा तो अवनी भी उसकी मदद करने लगी। ऐसे उल्टे सीधे काम मत किया करो, नहीं तो फिर डांट पड़ेगी। रसोई साफ करने के बाद वो मुंह फुलाकर बेड पर बैठी थी। तब दिव्यांश ने उसकी छोटी सी नाक दबाकर उसे छेड़ा। आप बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे। यह सुनकर दिव्यांश हंस पड़ा और उन दोनों की जिंदगी इसी तरह कटने लगी। अवनी को स्कूल जाते हुए काफी महीने हो चुके थे और जितने महीने उन्होंने साथ गुजारे थे उसमें एक रात भी दिव्यांश ने उसे अपनी बीवी के रूप में नहीं देखा था। न वो उसे देखना चाहता था। वो छोटी थी, बहुत छोटी थी, और वो उसे कैसे अपनी बीवी मान लेता। बस एक रिश्ते का फर्ज था जिसे वो निभा रहा था। दिन गुजरते गए। वो अब बड़ी हो रही थी। उसमें हो रहे जिस्मानी बदलाव दिव्यांश ठाकुर के ध्यान का पॉइंट थे। उसने इंटरनेट पर लड़कियों में होने वाले शारीरिक बदलावों के बारे में लेख पढ़ रखे थे और फिर एक दिन वो स्कूल न जाने की जिद करने लगी। क्या हो गया है तुम्हें? इतनी अच्छी बच्ची थी और अब तुम इतना चिड़चिड़ापन दिखा रही हो। वो अब 12 साल की होने वाली थी और इन पूरे सालों में दिव्यांश उसके नजदीक तक नहीं गया। वह खुद अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी कर रहा था। वो हवेली पलटकर नहीं गया। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, मुझे बस घर पर ही रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना। वह घुटनों में सिर दिए सिसक सिसक कर रोने लगी तो दिव्यांश ने उसके बालों को सहलाया। ठीक है, क्या हुआ है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? उसने हर सवाल का जवाब ना में दिया। यह देखकर दिव्यांश का सब्र जवाब दे गया। तो फिर हुआ क्या है? वो झट से कंबल हटाकर मुंह फुलाकर वहां से उठी। बिस्तर पर लगे धब्बे को देखकर दिव्यांश को तुरंत समझ आ गया कि उसके साथ क्या हुआ है। उसके शारीरिक बदलाव ये बात चीख चीख कर कह रहे थे। वो जवानी में कदम रख चुकी थी। दिव्यांश ने गहरी सांस ली और उसे अपने पास बुलाया। उसने उसे अच्छे से समझाया, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है और तुम्हें डरना नहीं है। ये हर लड़की की जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। वो मुस्कुराया तो अवनी भी मुस्कुरा दी। दिव्यांश ने उसे ढेर सारी चॉकलेट्स दी जिन्हें पाकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे। वो उसके पास बैठकर एक के बाद एक चॉकलेट खोलकर न सिर्फ खुद खा रही थी बल्कि दिव्यांश को भी खिला रही थी। खुश हो तुम? इस एक सवाल ने दिव्यांश को अपने दिल में अपनी अहमियत का एहसास करा दिया था। मैं बहुत खुश हूँ। पता है, आप मेरे सबसे प्यारे भाई हैं। स्कूल में सब मुझसे पूछते हैं कि ये कौन है। मैंने उन्हें कह दिया कि मेरे बड़े भाई हैं। सभी बच्चे तारीफ करते हैं। आप मुझे रोज छोड़ने जाते हैं, मुझे नए नए कपड़े दिलाते हैं और स्कूल में सबसे अच्छी चीज मेरे पास होती है तो मैं उन्हें बताती हूँ कि ये सब मेरे भाई की वजह से है। आप अब मेरे भाई हैं ना? पर पता नहीं पापा ने मुझे खुद से दूर क्यों कर दिया। वो मासूमियत से अपनी बातें कह रही थी तो दिव्यांश एकदम से चुप हो गया। उन दोनों के बीच 3 साल से गहरी दोस्ती थी। वे एक दूसरे के दोस्त बनकर रह रहे थे। दिव्यांश ने एक छोटी बच्ची की तरह उसका पूरा ख्याल रखा था और अब जब असली रिश्ता पूछने का समय आया तो दिव्यांश सोच में पड़ गया। वह उसे क्या जवाब दे? क्या उसे ये बताए कि वो उसकी बीवी है जो जुर्माने में उसे मिली थी और उसके बाप और भाई ने अपनी जान बचाने के लिए उसे सौंप दिया था, या फिर ये कहे कि उसकी किस्मत ही खराब थी? वो पूरी तरह से उलझ गया। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? आप मुझे बताइए ना, मैं आपको क्या कहूँ। मैंने आपको भाई तो कह दिया लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप मेरे भाई हैं। आप मेरे कौन लगते हैं? आप बता क्यों नहीं रहे? उसने दिव्यांश का हाथ अपने हाथ में थाम रखा था और प्यार भरी लहजे में पूछ रही थी। मैं बताऊं कौन हूं? वो एकदम से चौंक गया और उसके बालों को सहलाया।
प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। मैं तुम्हारा सुपर हीरो हूँ, और सुपर हीरो सब कुछ कर सकता है। अपनी छोटी प्रिंसेस के लिए वो सारी खुशियां खरीद सकता है, उसका ख्याल रख सकता है, उसे अपनी जिंदगी में जगह दे सकता है। बात समझ आई तुम्हें? अवनी ने खुश होकर तालियां बजाईं। बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे हैं मेरे सुपर हीरो। उसने बची हुई चॉकलेट्स को ड्रॉवर में रखा और लॉक लगा दिया। इसे खाइएगा नहीं, मैं कल खाऊंगी, अभी मन भर गया। दिव्यांश हंस पड़ा। वह कितनी भोली और मासूम थी, ये उसे आज अच्छी तरह महसूस हो रहा था। 2 दिन बाद उसका रिजल्ट था और उसका नतीजा बेहतरीन रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिव्यांश ने दिन रात का फर्क किए बिना उसे पढ़ाया था। कभी वो नींद से परेशान हो जाती तो कभी वो थक जाती, लेकिन दिव्यांश ने डटकर उसे पढ़ाया और उसे टॉप करवाया। उस दिन जब उसने अपना रिजल्ट लिया तो उसकी आंखों में बेहिसाब आंसू थे। एक सपना था जो पूरा हो गया था। उसके स्कूल का सेशन खत्म हो रहा था। वह बहुत खुश थी। दिव्यांश ने पहली बार उसे पार्टी दी और उसे एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर आया। वो उसे बिठाकर ऑर्डर देने गया। तभी एक गोरा लड़का उसकी खूबसूरती देखकर उसे गंदे इशारे कर रहा था। वो घबराकर रोने लगी और उसे जोर से आवाज देने लगी, सुपर हीरो, सुपर हीरो। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। तभी दिव्यांश वहां आया और उसे रोते देखकर एक पल के लिए वहीं खड़ा रह गया। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? उसके आंसू पोंछते हुए उसने अवनी की उंगली के इशारे की तरफ देखा तो वहां वो गोरा लड़का खड़ा उसे बहुत गंदे इशारे कर रहा था। तेरी तो। दिव्यांश का गुस्सा बेकाबू हो गया। हवेली वालों का खून जोश मारने लगा और उसने आगे बढ़कर उस गोरे लड़के को बुरी तरह पीट दिया। वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया और अवनी ने तो रो रोकर अपना बुरा हाल कर लिया था। दिव्यांश के चोटों को देखकर वो बहुत डर गई थी। वो 15वें साल में कदम रख चुकी थी और उसने आज से पहले दिव्यांश को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा था। वो खाना खाए बिना ही घर वापस आ गए। दिव्यांश के होठों और सिर से निकल रहा खून उसे बेचैन कर रहा था। वो फौरन फर्स्ट एड किट लेकर उसके सामने बैठ गई। वो उसके जख्मों को साफ कर रही थी। बस रोना बंद करो यार, मैं मर थोड़ी गया हूँ। दिव्यांश, जिसे उसे रोते देखकर तकलीफ हो रही थी, तो उसने कहा। यह सुनकर उसने जल्दी से उसके होठों पर हाथ रख दिया। सुपर हीरो, तुम तो ऐसे मत बोलो ना, तुम ऐसे कहोगे तो मैं मर जाऊंगी। दिव्यांश ने ठिठक कर उसे देखा और मुस्कुराया। और तुम क्यों मरोगी? वो हैरानी से सीने पर हाथ बांधकर उसे देखने लगा। क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है। तुम नहीं तो मेरी जिंदगी नहीं। दिव्यांश को महसूस हो रहा था कि वह अब बड़ी हो रही है और साथ ही ज्यादा इमोशनल भी। ये लो, दूध पी लो। वो उसके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई थी। हल्दी वाला दूध? ये तुम्हें कहाँ से याद आ गया? वो वहीं बैठकर उसे गौर से देखने लगी। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। मैं जब कभी गिर जाती थी तो मम्मी मुझे यही हल्दी वाला दूध पिला देती थी और कहती थी कि तुम्हारा जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा, इसलिए मैंने आज तुम्हें दे दिया। वो मुस्कुराई तो दिव्यांश भी मुस्कुराया। और आगे से कभी मेरे लिए किसी से ऐसे मत लड़ना। क्यों? क्यों ना लड़ूं? आखिर तुम मेरी। सच उसके मुंह से निकलने ही वाला था, लेकिन वो अनायास रुक गया। आखिर तुम मेरी प्रिंसेस हो और मेरी प्रिंसेस को कोई नुकसान पहुंचाए, ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। आसानी से अपनी बात कहते ही वो खुद भी हैरान रह गया। और तब उसे पता चला कि उसके साथ इतने साल बच्चों की तरह गुजारते हुए वो उससे गहरा प्यार करने लगा था। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो मौसम काफी बदला हुआ था। वो आंखें मलकर रसोई में आया तो वो उसे दिखाई नहीं दी। वो अब इस काबिल हो गई थी कि उन दोनों का नाश्ता बना लिया करती थी। उसे ढूंढते हुए वो बालकनी में आया, लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि वो बिल्डिंग के नीचे खड़ी होकर गोल गोल घूमकर बारिश का मजा ले रही थी। ये देखकर उसने अपना सिर पकड़ लिया और फौरन नीचे उतरकर उसका हाथ पकड़ लिया। उस वक्त एक गर्म लहर ने उसके अंदर एक नई तपिश भर दी। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? चलो अंदर आओ, आओ, भीग जाओगी तुम। वो उसे लेकर अंदर आया। देखो, मैंने कहा था ना, तुम बीमार पड़ जाओगी। अपना ख्याल नहीं रखती तुम। कपड़े चेंज करो। उसके भीगे कपड़ों से बड़ी मुश्किल से नजरें हटाते हुए उसने कहा और अपना चेहरा फेर लिया। वो कपड़े बदलकर बाहर निकली, लेकिन तब तक उसका काम हो चुका था। छींकों पर छींके मारकर वो बेहाल हो गई। तुम्हें मना किया था ना कि ये सब मत किया करो। इसके बावजूद भी वो उसे डांटने लगा। तो अवनी मुस्कुरा रही थी। बहुत ढीठ हो गई हो तुम। हाँ। उसने मुस्कुराकर उसके गाल थपथपाए और फिर उसे हाथ में दवाई पकड़ा दी थी। अब इसे खाओ, वरना कल कॉलेज में एडमिशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो बहुत होशियार थी, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ाई पूरी करने के बाद अब कॉलेज में एडमिशन की बारी आई। वो पिछले कई सालों से यहाँ रह रहे थे और इस दौरान उसे एक बार भी दिव्यांश ठाकुर ने छूने की कोशिश तक नहीं की, लेकिन अब उसका दिल जैसे मचलने सा लगा था। उसकी खूबसूरत जवानी उसे पिघलाने लगी, लेकिन इससे पहले उसे विश्वास में लेना था। वो उसकी बीवी थी, उसका उसके साथ कानूनी रिश्ता था, लेकिन उसने ज़हनी तौर पर अवनी को पहले तैयार करना था ताकि उसे ये सब कुछ अजीब न लगे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अवनी के सिर में दर्द होने लगा। तभी दिव्यांश का फोन बजने लगा। दिव्यांश, दिव्यांश।
उसने बहुत बार उसे आवाज दी, लेकिन शायद वो किचन में बहुत बिजी था। उसने सिर दर्द के साथ कॉल उठाया। दूसरी तरफ कोई औरत थी। कौन हो तुम? वही हो ना अवनी, विरंजन चौधरी की बेटी? दिव्यांश ने तुम्हें अपने साथ रखा हुआ है, उसे शर्म नहीं आती? जुर्माने में आई लड़की को अपने साथ घुमा रहा है। तुम्हारी हैसियत तो किसी नौकरानी से भी कम है। दिव्यांश को फोन दो, मैं उसे कहूंगी कि वो वापस आए और मैं उसकी दूसरी शादी करवाऊंगी। अपनी माँ से इतना नाराज ना रहे, फोन दे उसको। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी तो अवनी का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया था। दिव्यांश सुपर हीरो, वो हकलाने लगी। शब्द बड़ी मुश्किल से उसके होंठों से निकल रहे थे। दिव्यांश उसे यूं रोते देखकर दौड़कर उसके पास आया और उसके हाथ से फोन लेकर उसने कान से लगाया। मम्मी, आपने अवनी से क्या कहा है? वो बहुत रो रही थी। तभी उसकी माँ ने उसके सिर पर धमाका किया। मैंने उससे कहा है कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी। दिव्यांश के हाथ से फोन छूटकर गिर गया। कमरे में सूप के जलने की खुशबू फैल गई। वो लड़खड़ाते कदमों से किचन में गया और गैस बंद किया। जो बात वो उसे खुद बताना चाहता था, वो उसकी माँ ने उसे इस कदर बुरे लफ्जों में बताई थी कि शायद अब अवनी कभी उसके ऊपर और अपने रिश्ते पर भरोसा ही नहीं कर सके। वो क्या कह रही हैं? पहली बार अवनी ने उससे बदतमीजी की थी। कुछ भी तो नहीं, तुम छोड़ो ना। दवाई खाई तुमने? दिव्यांश ने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बड़ी मुश्किल से उससे पूछा। तो उसने उसका कॉलर अपने हाथों में जकड़ लिया। बताते क्यों नहीं हैं आप? कौन है आप? मैं कौन हूँ? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? और आप मुझे पापा के पास क्यों नहीं ले जाते? क्या रिश्ता है हम दोनों के बीच? वो जोर जोर से चिल्लाते उससे पूछने लगी तो दिव्यांश ने एक नजर उसे देखा था। मैं तुम्हें बताने ही वाला था अवनी। अवनी ने फौरन से उसकी बात काट दी। क्या बताने वाले थे और क्या बताएंगे आप मुझे? कौन है आप? मैंने कई बार अपने और आपके रिश्ते के बारे में पूछा, लेकिन कभी आपने सुपर हीरो तो कभी बिग हीरो कहकर मुझे कभी इस बात का जवाब नहीं दिया। आप बताते क्यों नहीं हैं कि आप कौन है मेरे? वह जोर जोर से चिल्लाते हुए उंगली उठाकर उससे सवाल करने लगी। दिव्यांश की बर्दाश्त की हद जवाब दे गई थी। उसने ड्रेसिंग टेबल पर हाथ मारकर सामान नीचे गिराया। कमरा शोर से गूंज उठा। अवनी एकदम से चुप होकर उसकी आंखों में तैरती लाली को देखकर पीछे की तरफ हट गई। वह उसके करीब आया तो वो डर के मारे दीवार से जा लगी। कौन हूं मैं? तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा पति हूं। समझी तुम? क्या? अवनी की आंखें हैरत से फैल गईं। यह बिल्कुल सच है। 8 साल की थी तुम जब तुम्हारे भाई ने मर्डर किया मेरे भाई का। उसके बदले में जुर्माने के तौर पर तुम्हें दिया गया था ताकि तुम्हारे बाप और भाई का खून ना हो सके। हवेली वालों ने तुम पर जुल्म ढाने की कोशिश की तो मैंने तुम पर तरस खाकर तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने के लिए, तुम्हें उनसे दूर ले जाने के लिए तुम्हें यहाँ ले आया। यहाँ स्कूल में पढ़ाया लिखाया, तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखा, बिल्कुल बच्चों की तरह। जैसे एक माँ अपने बच्चे का रखती है, बिल्कुल वैसे। उसकी आंखों से बहुत सारे आंसू बहने लगे। जब तुम बीमार होती हो तो मेरी जान पर बनाती है। तुम्हारा दुखी रहना मेरी आत्मा को चोट पहुंचाता है। मैंने हर मौके पर तुम्हारा ध्यान रखा कि तुम्हारी हंसी तुम्हारे होठों से कभी दूर न जाए, कोई दुख कभी तुम्हारे पास न आए। मैंने तुम्हें बिल्कुल शीशे की तरह संभाल कर रखा। मुझे मालूम था कि अगर तुम गिरोगी तो टूट जाओगी। मैंने हर समय तुम्हें टूटने से बचाया और अपनी ख्वाहिशों को रोक कर रखा। तुम सिर्फ 8 साल की थी। मैं तुमसे पति पत्नी का रिश्ता कैसे बना सकता था? मैं 20 साल का पूरा जवान था। तुमसे दूर कैसे रहता? लेकिन मैंने ये सब कुछ किया तुम्हारी खातिर। अवनी की सिसकियां तेज हो गईं। वो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी और आज उसे ये पता चला कि उसका सुपर हीरो, जिसे वो बचपन से देखती आई है, कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति था। अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है और तुम्हें लगता है कि तुम किसी और के साथ बेहतर जिंदगी बिताना चाहती हो तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे। वो एक झटके से सीधी हुई और तुरंत दौड़कर उसके पास आकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। भगवान की कसम दिव्यांश, ऐसा मत कहिए। वो वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने हमेशा आपसे प्यार किया है। सुपर हीरो के रूप में आप मेरे रक्षक हैं। आपने मुझे इस बुरी रस्म से बचाया, मुझे नौकरानी बनने से बचाया। आपने मुझे समझदारी दी, शिक्षा दी, मेरा ख्याल रखा, बिल्कुल एक माँ की तरह। मैं इतनी एहसान फरामोश नहीं हूँ। मैं पहले दिन से आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन इस प्यार को मैंने अपने दिल में छिपाए रखा। कहीं आपको बुरा न लग जाए, आप गलत न समझ लें, आप मुझसे दूर न चले जाएं। लेकिन आपने मुझसे सच क्यों छुपाया? उसने रोते हुए पूछा। दिव्यांश भी उसके साथ जमीन पर बैठ गया और अब उसका हाथ पकड़कर धीरे से पूछ रहा था। दोनों की आंखें बरस रही थीं, क्योंकि मैं इस रिश्ते को हम दोनों के बीच साफ साफ बताकर तुम्हें और खुद को इम्तिहान में नहीं डालना चाहता था। कई बार मेरा दिल धड़का, कई बार मेरा दिल चाहा कि मैं तुमसे अपना हक लूं, लेकिन नहीं। मैंने खुद को रोका। क्या मैंने कुछ गलत किया तुम्हारे बड़े होने का इंतजार करके? क्या मैंने कोई गलती कर दी? उसने बेबसी से पूछा। वो तड़पकर सीधी हुई और अगले ही पल उसके गले लगकर उसके सीने से चिपक गई। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। आप मेरे सुपर हीरो हैं।
आप मेरे सब कुछ हैं। आप मेरे पति हैं। और आखिरी बात कहते हुए उसकी जबान अटक गई। दिव्यांश रोते रोते हंस पड़ा। शुक्र है, बच्चों की तरह पालने के बाद तुमने मुझे पापा कहने के बजाय हस्बैंड तो माना। वो शरारत से बोला। यह सुनकर अवनी खुलकर हंस पड़ी। दिव्यांश ने उसके चेहरे पर बिखरे बालों को हटाया और उसे अपने पास खींचा। उसने उसकी आंखों में देखा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वो गहरे जज्बात के साथ बोला। अवनी ने सिर झुका दिया। और मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। आपने हमारे गांव की गंदी परंपराओं को मेरी जिंदगी से दूर किया और मुझे नई जिंदगी दी। अगर मैं पूरी जिंदगी आपके पांव धोकर भी पी लूं, तो भी मैं कभी आपकी बराबरी नहीं कर सकती। मैं कभी आपका एहसान नहीं चुका सकती। वो रो रही थी, हंस रही थी और दिव्यांश के दिल में अपनी जगह बना रही थी। दिव्यांश ने उसे कसकर गले लगा लिया, उसके दोनों गालों को चूमकर उसे भरोसा दिलाया कि वो उसे बहुत प्यार करता है और उसे अपनी जिंदगी में हमेशा रखना चाहता है। हम हवेली जाएंगे, हम अपना रिश्ता उनके सामने मंजूर करवाएंगे और देखना वो तुम्हें अपनी बहू मान लेंगे। दिव्यांश ने प्यार से अवनी का सिर अपने सीने से लगाकर कहा। इसके बाद अवनी भी खुश हो गई और पूरे 1 हफ्ते बाद वे दोनों वापस लौट आए। हवेली पहुंचने से पहले दिव्यांश ने अपनी मां को फोन किया और कहा, मैं अपनी बीवी के साथ वापस आ रहा हूं। अगर आप लोग हमारे रिश्ते को कबूल करते हैं तो अगर आपको जुर्माने के तौर पर आई लड़की मेरी बीवी के रूप में स्वीकार नहीं है तो मैं पूरी जिंदगी उसके साथ यहीं गुजार दूंगा, लेकिन हवेली वापस नहीं आऊंगा। फैसला आपका है। अगर आप अपने बेटे को खुश और अपने पास देखना चाहती हैं तो मैं अपनी बीवी के साथ हवेली वापस आ जाता हूँ। मैं अवनी से बहुत प्यार करता हूँ और उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा और न ही उसे हवेली की नौकरानी बनने दूंगा। जो हुआ उसमें न कल उसकी गलती थी और न ही आज उसकी कोई गलती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं वापस आऊं तो आपको उसे मेरी बीवी के रूप में स्वीकार करना होगा, नहीं तो मैं अवनी के साथ पूरी जिंदगी यहीं गुजारूंगा। दिव्यांश ने सख्त आवाज में अपनी मां से कहा। उसके शब्दों की सख्ती से बड़ी ठकुराइन समझ गई कि वो जो कह रहा है उस पर अमल करेगा। बेटे की बात सुनकर वो तड़प उठी। उन्होंने कहा, मैं सबको मना लूंगी, बस मेरे बेटे तुम वापस आ जाओ। तुम्हें यहाँ से गए 10 साल हो गए। तुम्हारा चेहरा देखने को मेरी बूढ़ी आंखें बेचैन हो गई हैं। अब हमारे पास लौट आओ। अब और ज्यादा मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। पता नहीं कितनी जिंदगी बची है। मैं तुम्हें आखिरी बार देखना चाहती हूँ। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। हम उस लड़की को बहू के रूप में स्वीकार कर लेंगे। बस तुम वापस आ जाओ। उनके वादा करने के बाद वो खुशी खुशी अवनी को लेकर वापस आ गया। दिव्यांश और अवनी के वापस आने की खबर सुनकर विरंजन चौधरी भी बेचैनी से अपनी बेटी को देखने के लिए जयप्रताप ठाकुर से माफी मांगकर उनके घर पर मौजूद थे। जब वे दोनों अंदर आए तो उन पर फूलों की बारिश की गई। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। पूरी जिंदगी आपका एहसान मानूंगा कि आपने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी। विरंजन चौधरी ने रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी बेटी की तरफ देखा। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं स्वार्थी हो गया था, उन्होंने शर्मिंदगी से कहा। अवनी ने एक बार अपने पति की तरफ देखा और उसकी आंखों का इशारा समझकर अपने पापा और रिश्तेदारों के गले लग गई। हवेली में खुशी की लहर दौड़ गई थी। बड़ी ठकुराइन और जयप्रताप ठाकुर ने भी उन दोनों को माफ कर दिया था। और क्यों न करते, उन्होंने इस रिश्ते को आखिरी हद तक निभाया था। हवेली में खुशी के गाने बज रहे थे और अब उन दोनों की पूरी सहमति से दोबारा शादी करा दी गई। वो लाल कढ़ाई वाले जोड़े में बहुत प्यारी लग रही थी। दिव्यांश कमरे में आया तो बेड पर बैठी अवनी ने अपने दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया। दिव्यांश उसके पास बैठा और प्यार से उसके चेहरे से दोनों हाथ हटाए। अवनी की पलकें झुकी हुई थीं। उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। लाल कढ़ाई वाले जोड़े में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। दिव्यांश तो उसकी खूबसूरती को देखता ही रह गया। बहुत इंतजार करवाया तुमने, उसने अवनी के दोनों हाथ थामकर प्यार से कहा। तो अवनी ने धीरे से पलकें उठाकर उसे देखा, पर चुप रही। कुछ कहोगी नहीं? दिव्यांश ने उसकी खामोशी से तंग आकर पूछा। उसके चेहरे पर खामोशी और मुस्कान थी। क्या कहूँ? अवनी ने धीरे से पूछा। ये कि तुम खुश हो ना? तुम्हें मेरी उम्र में बड़ा होने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अवनी, मैं तुमसे पूरे 11 साल बड़ा हूँ। अगर तुम्हें मेरा साथ मंजूर नहीं है तो अभी बता दो। दिव्यांश ने दिल में दबे डर को जुबान दी और धड़कते दिल से अवनी की तरफ देखने लगा। उसे ये बात परेशान कर रही थी कि कहीं वो उम्र के फासले पर ऐतराज न करे। सुपर हीरो, आप गलत सोच रहे हैं। मुझे किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है। आपने मेरा इतना ख्याल रखा, मुझे पाला। आपको तो प्रॉब्लम होनी चाहिए। इतने साल आपकी बीवी आपके साथ थी और बच्चों की तरह आपसे सेवा करवा रही थी, जबकि पत्नियां तो खुद पतियों की सेवा करती हैं। अवनी शर्मिंदा होकर बोली। दिव्यांश उसके जवाब पर हैरान हुआ। ओह, तुम्हें पता है पत्नियां पतियों की सेवा करती हैं? वो हैरत से पूछने लगा। दिव्यांश, मुझे सब कुछ पता है। अब मैं 8 साल की छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसे कुछ पता नहीं होगा। अब मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। अवनी ने कहा। ओहो, तो क्या क्या पता है तुम्हें? उसकी थोड़ी ऊपर उठाकर दिव्यांश ने मजे लेते हुए पूछा। उसके शरारती अंदाज पर उसने शर्माकर नजरें झुका लीं। दिव्यांश ने जेब से मखमली डिब्बी निकालकर उसे खोला, जिसमें सोने के कंगन थे।
उसने कंगन निकालकर अवनी के दोनों हाथों में पहनाए। फिर उसके हाथों को चूमा तो अवनी शर्म से लाल होकर हल्के से कांपने लगी। लेकिन अगले ही पल दिव्यांश की खुली बाहें देखकर उसके सीने से लग गई। आई लव यू दिव्यांश, उसने उसके कान में फुसफुसाते हुए प्यार से कहा तो वो खुशी और मस्ती से उसका माथा चूम कर उसके सीने पर सिर रख चुकी थी। जिंदगी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है, उसने कभी नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, दिव्यांश जैसा आदमी हो तो फिर जिंदगी यही स्वर्ग बन जाती है, जैसे अवनी की बन गई थी। दिव्यांश ने बहुत प्यार से उसे अपने साथ रहने का भरोसा दिलाया और कहा वो हर पल उसका ख्याल रखेगा और उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। अगर वो ये सब नहीं भी कहता तो भी इस वक्त उसे उस पर पूरा विश्वास था। वो जानती थी कि दिव्यांश से बढ़कर उसका ख्याल रखने वाला, उससे प्यार करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। अगले दिन दोनों का रिसेप्शन था, जिसका इंतजाम बहुत शानदार तरीके से किया गया था। सारे गांव वाले हैरान थे, पंचायत वाले हैरान थे। पहली बार किसी जुर्माने के तौर पे आई लड़की की शादी हुई थी और उसका रिसेप्शन इतनी धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा था। सब गांव वालों ने अवनी की किस्मत की तारीफ की थी। अवनी को दिव्यांश जैसा प्यार और सम्मान देने वाला पति मिला, जिसने बदले में आई लड़की को पढ़ा लिखाकर इस लायक बनाया और पूरे गांव में उसकी इज्जत करवाई। आज उन्हीं दोनों का रिसेप्शन था। इन सबसे बेखबर अवनी और दिव्यांश स्टेज पर बैठे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अवनी ने सुनहरे रंग का लहंगा पहना था, साथ में भारी गहने और खूबसूरत मेकअप किया था। दिव्यांश को वो किसी आसमान से उतरी परी जैसी लग रही थी। दिव्यांश सब कुछ भूलकर बार बार बस उसे ही देखे जा रहा था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बच्ची की वो चोटी बनाता था, नाश्ता खिलाता था और स्कूल छोड़ने जाता था, आज वो उसकी बीवी बन चुकी है। उसने जब प्यार से अवनी की तरफ देखा तो अवनी ने उसे टोकते हुए कहा, आप सामने भी देख लीजिए, सब लोग आपको ही देख रहे हैं। देखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस अपनी खूबसूरत बीवी को देखना है। मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें कसकर गले लगा लूं। दिव्यांश जज्बाती होकर बोला। अवनी की आंखें हैरत से चौड़ी हो गईं। खबरदार, जो ऐसा किया। वह तुरंत घबराकर बोली, अब तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें पास से देखना और महसूस करना चाहता हूँ। पता नहीं हम कमरे में कब जाएंगे। कम से कम एक बार तुम्हें गले तो लगा लूं, तुम्हारी तारीफ तो कर दूं। तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। दिव्यांश, आप पागल हो गए हैं। सब लोग हमें देख रहे हैं। और देखिए, माँ तो गुस्से से मुझे घूर रही हैं। मेरी कोई गलती नहीं है। आप मुझे देख रहे हैं, पर उनको आपकी गलती नहीं दिख रही। वह मुझे घूर रही हैं, जैसे ये सब कसूर भी मेरा हो। माँ को छोड़ो। इस वक्त तुम्हें अपने पति की फिक्र करनी चाहिए। तुम्हें दूसरों की फिक्र है। इस वक्त मुझे क्या चाहिए, यह समझो। तुम ऐसा करो, अपने सिर पर हाथ रखकर थोड़ा दर्द वाला चेहरा बनाओ, ताकि मैं सबसे कहूँ कि तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है और सिर में तेज दर्द है। फिर मैं तुम्हें कमरे में ले जाऊंगा। उसने तुरंत एक बहाना सोचा और बताया, क्या हो गया दिव्यांश, आप पागल हो गए हैं? मेरे सिर में कोई दर्द नहीं हो रहा है। खबरदार, अगर आपने किसी से कुछ भी झूठ कहा तो। अवनी, जब तुम छोटी थी तब ठीक थी, मेरी बात मानती थी। अब तो तुम मेरी बात ही काटने लगी हो। दिव्यांश थोड़ा चिढ़कर बोला तो अवनी हंसने लगी। उसे हंसते देख वो भी मुस्कुरा दिया। बस थोड़ी देर की बात है, सामने देखिए, और मैं पूरी जिंदगी आपके साथ ही रहूंगी, कहीं नहीं जा रही आपको छोड़कर। अवनी ने हंसते हुए उससे कहा, मैं तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगा। सोचना भी मत कि मैं तुम्हें एक दिन के लिए भी खुद से दूर करूंगा। दिव्यांश ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। सब देख रहे हैं, मेरा हाथ तो छोड़िए। अवनी शर्मिंदगी से बोली, अरे क्या हो गया, हाथ ही तो पकड़ा है, अब इस पर भी रोक लगाओगी क्या? वो हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिव्यांश ने उसके हाथों को मजबूती से पकड़े रखा। सामने बैठी बड़ी ठकुराइन अपने बेटे का ये प्यार देखकर खुद को कंट्रोल कर रही थीं। मजबूरी में उन्होंने अवनी को स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन बेटे का ये पागलपन देखकर उन्हें थोड़ी जलन भी हो रही थी। पर उन्हें एक बात समझ आ गई थी, उन्हें अवनी के साथ अच्छा बर्ताव करना है। अगर उन्होंने अवनी के साथ जरा भी बुरा बर्ताव किया तो उनका बेटा उसे लेकर तुरंत यहाँ से चला जाएगा। इसलिए उन्होंने अवनी को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। आखिरकार वो उनके होने वाले पोते पोतियों की माँ थी, इसलिए उन्होंने ये कड़वी बात स्वीकार कर ली। जैसे तैसे रिसेप्शन खत्म हुआ। दिव्यांश उसका हाथ पकड़कर अंदर की तरफ बढ़ गया। वह भी शर्माती हुई दिव्यांश के पीछे खिंची चली गई। दिव्यांश का ये दीवानापन देखकर उसे खुद पर गर्व हो रहा था कि भगवान ने उसे इतना प्यार करने वाला पति दिया, जिसके साथ उसकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले।